हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आप सभी के लिए 10th क्लास के लिए हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। साइंस के हमारे नए सर ललित जी बोराना, और साइंस की बायोलॉजी मतलब साइंस के अंदर आपका एक चैप्टर शुरू करेंगे। और आज से 10th क्लास की साइंस इस चैनल पर शुरू होने जा रही है। तो वीडियो को शेयर करो और बाकी सबको बता दो कि साला साथी पे 10th क्लास के लिए भी कंटेंट शुरू हो गया है, वहां पर भी कोर्स हो रहा है। तो चलिए, क्लास अब शुरू हो रही है आपकी, और क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। हेलो, नमस्ते दोस्तों। साला साथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की 10th क्लास की जो टॉपिक है, अपना नया चैप्टर है आनुवंशिकी, उसके बारे में। ठीक है, दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक है ये आनुवंशिकी वाला, क्योंकि ये 8th क्लास में, 9th में, 10th में जो पिछली बुक चलती थी उनमें सब में आता था। और कंपटीशन के लेवल से भी ये टॉपिक बहुत ही इजी है, और अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आनुवंशिकी की। आनुवंशिक लक्षण, सबसे पहले परिभाषा आती है आनुवंशिक लक्षण की, कि आनुवंशिक लक्षण होते क्या हैं। वह लक्षण जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को ही आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। इसकी अगर दूसरी परिभाषा देखनी चाहे तो यह भी बन सकती है कि वह लक्षण जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, वह लक्षण जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। और वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे किसी बच्चे की भूरी आंखें हैं, ठीक है, तो उसके माता या पिता दोनों में से किसी की आंखें भूरी होगी। वही लक्षण जो माता पिता से उनके बच्चों में आया, ऐसा लक्षण क्या कहलाएगा? आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, अगली परिभाषा है अब इसमें आनुवंशिकता। पहली परिभाषा तो थी आनुवंशिक लक्षण, और दूसरी परिभाषा है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता कि भाई आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। जैसे आनुवंशिक लक्षण तो क्या होते हैं? वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, और सेकंड है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहेंगे? कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। आनुवंशिकता किसे कहेंगे? कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता। अब तीसरी परिभाषा आती है कि आनुवंशिकी किसे कहेंगे? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है।
विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, आनुवंशिकी किसे कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? आनुवंशिकी। तो ये तीन परिभाषा थी। सबसे पहली थी आनुवंशिक लक्षण, दूसरी थी आनुवंशिकता और तीसरी है आनुवंशिकी। ठीक है। अब इसके बाद है कि जो जेनेटिक शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया था? बैटसन ने किया था, और सन 1905 में जो जेनेटिक शब्द है, जेनेटिक शब्द इसका प्रतिपादन किया था बैटसन ने सन 1905 में। ठीक है। और जो जेनेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के जीन से बना हुआ है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? जेनेटिक शब्द की ग्रीक भाषा के जीन से इसकी उत्पत्ति। ग्रीक भाषा के जीन शब्द से। तो यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला कि जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बैटसन ने सन 1905 में। और जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ग्रीक भाषा के जीन शब्द से। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंडलवाद, यानी मेंडल की जीवनी। देखिए, आनुवंशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। तो आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, यानी आनुवंशिकी का जनक। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। कहाँ हुआ था? स्थान का नाम? तो इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसिलियन ग्राम में। जो जन्म स्थान है वो है ऑस्ट्रिया के हेजेनड्रॉफ प्रांत के सिलिसिलियन गांव में। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। और इनका जन्म स्थान है ऑस्ट्रिया के हेजेनड्रॉफ प्रांत के सिलिसिलियन ग्राम में। ठीक है। अब इसके बाद में मेंडल ने दर्शन शास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद में उन्होंने एक जो ब्रून शहर है वहां पर एक चर्च में पादरी बन गए थे। पादरी बनने के बाद में उन्होंने क्या किया था कि वहां एक उद्यान था, उसी उद्यान के अंदर उन्होंने मटर के पादपों का जो प्रयोग है, जो मटर के पादप हैं वो उगाए थे। ठीक है। तो उद्यान मटर, जो मटर है उसका वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। इन्होंने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक प्रयोग किया था। मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक क्या किया था? प्रयोग। सन 1956 से
1963 तक। इन 7 वर्षों में मेंडल ने क्या किया था, जो उद्यान मटर थे, जो चर्च था उसके उद्यान के अंदर उन्होंने मटर के पादप उगाए, ठीक है। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। फिर उसके बाद में मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक प्रयोग किया था, सन 1956 से 1963 के मध्य, ठीक है। अब उसके बाद में कि जो मेंडल का जन्म था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 6 जनवरी 1884 को। इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 6 जनवरी 1884 को, ठीक है। इनके बाद में अब देखिए हम पढ़ेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे और मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया था। ये 2 टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले है कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, तो उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, इस वजह से मेंडल सफल हुए थे। सेकंड पॉइंट है कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया था। और थर्ड है, इसके अंदर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया था। तो मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण क्या कारण थे कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए थे। तो सबसे पहला तो यही है, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, इस वजह से वो सफल हुए थे। सेकंड पॉइंट है कि उन्होंने जो भी ये प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के जो भी आंकड़े थे उनका क्या किया था, सांख्यिकीय विश्लेषण किया था। सांख्यिकीय विश्लेषण किया था। और थर्ड है कि उन्होंने पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। तो 10th के बेस पर ये एक अच्छा सवाल बनता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। 3 पॉइंट है, सबसे पहले एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। सेकंड है कि सांख्यिकीय विश्लेषण किया था उन्होंने, जो भी उनके पास में आंकड़े प्राप्त हुए थे। और थर्ड है, इन्होंने पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। अब इसके बाद में कि उन्होंने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। तो सबसे पहले कि एक वर्ष में मटर की अनेक किस्में प्राप्त हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो जीवन काल है जैसे मटर के पादप का तो वो 2-3 महीने का ही होता है। तो एक वर्ष में अनेक पीढ़ियों पर अध्ययन करना संभव है। और जो मटर के पादप हैं वो द्विलिंगी हैं। किस प्रकार के हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है इसके अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं, नर व मादा। नर भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर, और जो मादा भाग है उसको स्त्रीकेसर। जैसे ये 2 भाग हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई पादप है, उस पादप के अंदर जो किसी भी पुष्प के जनन भाग होते हैं, पुष्प के अंदर नर भाग होता है पुंकेसर और मादा भाग होगा इसके अंदर स्त्रीकेसर, ठीक है। द्विलिंगी होने के कारण इसके अंदर स्वपरागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती है, इसीलिए मेंडल ने किस पादप का चयन किया था, मटर के पादप का, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो लक्षण है, 7 लक्षण, ठीक है। सबसे पहला लक्षण है, इधर तो लिख दिया लक्षण, ठीक है, इधर है प्रभावी और इधर है अप्रभावी। ये एक टेबल है,
इस टेबल के अंदर आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा कि जो 7 लक्षण थे, ठीक है, उन 7 में प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। देखिए, मेंडल ने जो पादप लिया था, मटर का पादप, उसके अंदर 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था और उन्होंने ये बताया था कि इनके अंदर प्रभावी कौन से हैं और अप्रभावी कौन से हैं। अब आप कहेंगे सर प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, ये प्रभावी लक्षण तो ये हैं और अप्रभावी लक्षण ये हैं। जैसे सबसे पहला लक्षण मैंने लिखा पादप की ऊंचाई। जब हम किसी भी पौधे का कोई बीज है, ठीक है, उसको उगाते हैं तो सबसे पहले वो पौधा बड़ा होगा, तो सबसे पहला लक्षण हमें क्या दिखेगा कि पौधा लंबा है या बौना है, ठीक है। तो पहला लक्षण क्या हो गया, पादप की ऊंचाई, उसके अंदर प्रभावी कौन सा है, लंबा, और अप्रभावी कौन सा है, बौना, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, जब पादप को उगाएंगे तो उसके ऊपर क्या आएंगे, पुष्प। तो अगर कक्षीय है, कक्षीय का मतलब कैसे है, जैसे आप समझ लीजिए ये कोई पादप है, ठीक है, अगर यहाँ साइड में पुष्प लगते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कक्षीय, और वो क्या है, प्रभावी। और अग्रस का मतलब आगे, तो ये रहे आगे, इसको बोलेंगे अप्रभावी। दो ही स्थिति होती है। तीसरा है पुष्प का रंग। अब ये पुष्प लग गया, अब इसके 2 प्रकार के रंग है, जैसे एक बैंगनी रंग, वो होगा प्रभावी, और अगर सफेद रंग है तो वो क्या होगा, अप्रभावी। अब उसके बाद में अपरिपक्व फली का रंग। पुष्प लगने के बाद में उसके ऊपर क्या लगेंगी, फलियां, ठीक है। तो जो अपरिपक्व और परिपक्व, इसका मतलब है जो एकदम मैच्योर नहीं है, जैसे इसके ऊपर नई नई फली लगी है, ठीक है, तो वो होगी अपरिपक्व। उसका अगर हरा रंग है तो वो प्रभावी होगी, और अगर पीले रंग की है तो वो क्या होगी, अप्रभावी। अब है परिपक्व फली का या परिपक्व फली की आकृति। अगर फली फूली हुई है, कैसे, जैसे ये मान लो ये फली है, ठीक है, ये पूरी फूली हुई है, तब तो वो क्या होगी, प्रभावी। और अगर संकीर्णित है, संकीर्णित का मतलब यहां देख लीजिए, जैसे ये ऐसा संकीर्णित, झुर्रीदार, ठीक है, तो वो क्या होगी, अप्रभावी। अगला लक्षण है छठा, बीज की आकृति या बीज का रंग। अगर पीले रंग का बीज होगा तो वो क्या होगा, प्रभावी, और अगर हरे रंग का है तो वो क्या होगा, अप्रभावी। सबसे लास्ट में बीज की आकृति, अगर गोल है एकदम ऐसा, तब तो वो होगा प्रभावी, और अगर झुर्रीदार है जैसा ये सा, तो वो क्या होगा, अप्रभावी। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और ये 7 लक्षण बताए थे। इन 7 लक्षण के अंदर ये तो है प्रभावी और ये हैं अप्रभावी, ठीक है। एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि मेंडल ने जो पादप के 7 लक्षण बताए थे, उन लक्षणों को बताइए, प्रभावी कौन से उसमें से और अप्रभावी कौन से हैं। जैसे एक सवाल आ गया कि पुष्प की स्थिति में प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा, तो आप इसमें से आराम से बता सकते हो कि जो कक्षीय होगा वो तो प्रभावी है, और जो अग्रस्त होगा वो क्या होगा, अप्रभावी। ये समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि मेंडल का जन्म तो 22 जुलाई 1882 को हो गया और उनकी मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1884 को। लेकिन उसके बाद में 3 वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने मेंडल के जो प्रयोग थे उन पर वापस प्रयोग किए, रिसर्च की, उनका अध्ययन किया। तो वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से, देखिए। सबसे पहला है, जैसे इस टॉपिक का नाम है कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, ठीक है, जिन्होंने वापस खोज की थी। 3 वैज्ञानिक थे। सबसे पहले हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, दूसरे हैं जर्मनी के कॉल कोरेंस, और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वापस मेंडल के जो प्रयोग थे उनकी खोज की थी या इन पर प्रयोग किया था। सबसे पहले हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी के कॉल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। ये स्थानों के नाम है। हॉलैंड ये स्थान है,
ठीक है, जर्मनी ये भी एक स्थान है और ऑस्ट्रिया भी एक स्थान है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये क्या है, ऑस्ट्रिया, और ये उनके नाम है। अब इनको याद करने का एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए हॉलैंड के अंदर पहले क्या आया हुआ है, ह, और हुगो डी व्रीज में भी पहले क्या आया, ह, तो ह दोनों सेम हो गए, तो हॉलैंड के हुगो डी व्रीज। अब देखिए जर्मनी के कोल कोरेंस, तो जर्मनी, इसमें क्या आ गया, मनी, और जब किसी से मनी मांगते हैं तो उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो इससे ये याद हो जाएगा मनी कॉल, तो जर्मनी के कोल कोरेंस। ठीक है, अब है ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। इसको कैसे याद करना है, एक देश है ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर एक बहुत फेमस स्पिनर है शेन वॉन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, वॉन, वॉन कहाँ का रहने वाला था, शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया का, तो इसके अंदर वॉन और ये ऑस्ट्रिया लगभग मिलता जुलता है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये इनको याद करने का तरीका है। एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया कि भाई हॉलैंड के कौन से वैज्ञानिक थे, तो आपके तो तीनों याद किए हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि हॉलैंड के कौन से थे, तो इससे याद करने का तरीका इसमें है और इसमें भी है। तो हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी मनी अगर किसी से मांगते हैं उसको कॉल करना पड़ता है, और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक, तो ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस बॉलर थे शेन वॉन, तो उसके अंदर वॉन आता है, तो इसके अंदर भी वॉन। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ शब्दावली। ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेंडल के वो जो 3 नियम है वो समझने हैं तो इसके लिए शब्दावली बहुत जरूरी है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आनुवंशिकी की शब्दावली, इसके अंदर सबसे पहला आता है जीन। देखिए जीन क्या है, जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण की वंशागति को निर्धारित करता है। ठीक है, जीन क्या है, वह कारक है, ठीक है, जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। अब जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉनसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉनसन ने। इसको भी याद करने का एक तरीका है, जैसे ये जीन और इसके अंदर क्या है, जॉनसन, तो देखिए ज, और इसमें भी क्या है, सबसे पहले ज, तो जीन जॉनसन। ठीक है, तो जीन की परिभाषा क्या होगी कि वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। अब उसके बाद में है युग्म विकल्पी। सेकंड क्या है इसमें अंदर, युग्म विकल्पी। भाई किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए उसके अंदर 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे युग्म विकल्पी का मतलब है इसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो एक जोड़े में रहेंगे, एक साथ में रहेंगे। युग्म विकल्प क्या होते हैं, किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए उसके अंदर 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं, जैसे एक ये और एक ये, 2 अलग अलग। ठीक है, में शब्दावली में इसके बाद में समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब होता है, देखिए सम का मतलब क्या होता है, समान। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इसकी परिभाषा इसी नाम से बन जाती है कि ऐसा जोड़ा जो क्या हो, समान हो, ऐसा जोड़ा जो क्या हो, समान। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, देखिए ये दोनों जोड़े के अंदर हैं और दोनों समान हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। जैसे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दोनों भी जोड़े के अंदर हैं और समान हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, समयुग्मजी। अब इसके बाद में विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब है, विषम का मतलब क्या होता है, असमान।
युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ऐसा जोड़ा जो क्या हो, असमान, उसको क्या कहेंगे? विषम युग्मजीय। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों जोड़े के अंदर है, लेकिन दोनों क्या समान है? क्या नहीं है ना, असमान है, इसलिए इसको कहेंगे विषम युग्मजीय। अब इसके बाद में लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप क्या होता है कि वह लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उनको क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप। जैसे कोई पौधा है, अब आपके सामने ये एक चित्र बना रहा हूं मैं, अब इसके अंदर आप देख के बता सकते हो कि ये लंबा है और ये बौना है, तो वह लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उनको क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप। जीन प्ररूप का मतलब होता है कि किसी भी सजीव की आनुवंशिकी रचना को क्या कहेंगे? आनुवंशिकीय रचना को क्या कहेंगे? जीन प्ररूप। आनुवंशिकीय रचना का मतलब जैसे कोई पौधा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? जीन प्रारूप। अब इसके बाद में आता है प्रभावी और अप्रभावी। जो मैंने टेबल बनाई थी उसके अंदर प्रभावी और अप्रभावी लिखा था ना, तो उसका मतलब समझिए कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है उसको क्या कहेंगे? प्रभावी। और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है उसको कहेंगे अप्रभावी। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों में प्रभावी कौन सा है? जब मैंने सारणी बनाई थी उसमें बताया था ना, लंबापन। तो जो कैपिटल टी है वो तो क्या है? लंबा। और जो स्मॉल टी लिखा मैंने वो क्या है? बोना। तो जो लंबा होगा वो प्रभावी होगा और जो बोना होगा वो अप्रभावी होगा। तो प्रभावी लक्षण क्या होंगे? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं क्या कहलाएंगे? प्रभावी। और जो अप्रभावी है वो क्या करेंगे? F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो ये कुछ शब्दावली थी जो हमारे काम आएगी जब हम मेंडल के आगे के 3 नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। 3 नियम है मेंडल के नियम। कौन से? सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। सेकंड है इसके अंदर युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी नियम को और क्या कहेंगे? इसका दूसरा नाम विसंयोजन का नियम। और इसी को क्या कहेंगे? पृथक्करण का नियम। ये इसी के नाम है, ये सेम ही है। युग्मकों की शुद्धता का नियम को, चाहे इसको विसंयोजन का नियम को, चाहे इसको पृथक्करण का नियम को, ठीक है। एग्जाम में तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि पृथक्करण का नियम बताइए, मेंडल के युग्मकों की शुद्धता का नियम बताइए, या विसंयोजन के नियम को समझाइए। और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम, पहला प्रभाविता का, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसी के 2 नाम और है विसंयोजन का नियम और पृथक्करण का नियम, और लास्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये 3 नियम पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं। देखिए, बैक क्रॉस जिसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक क्रॉस। ये क्या होता है? देखिए, जब मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। F1 पीढ़ी का या F1 पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी, जनक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक के साथ, भाई
संकर पूर्व संकरण, इसका इंग्लिश में नाम है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है कि F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो जनक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक के साथ में हम करवाएंगे। कैसे, इसको समझिए। जैसे हमने सबसे पहला लक्षण लिया था कि पादप की ऊंचाई। अब पादप की ऊंचाई में हमें पता है कि एक तो प्रभावी है और एक क्या है, अप्रभावी। दो हैं, जो प्रभावी होगा वो कैपिटल टी होगा और जो अप्रभावी होगा वो स्मॉल टी होगा। ठीक है, और F1 पीढ़ी क्या होती है, इसी से F1 पीढ़ी मिलेगी हमें। कैसे, इसको समझिए। कैपिटल टी इनके मध्य जब संकरण करवाएंगे, देखिए ये है समयुग्मज जी, बताया था मैंने, दोनों समान है और जोड़े में समयुग्मज जी। ये समयुग्मज जी और ये क्या है, लंबा, और ये क्या है, बोना। इनके मध्य क्रॉस कराओ तो इसकी एक ट्रिक है, 13, 14, 23 और 24, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए सबसे पहले 13 को मिलाना हमें 1 और 3। समझ में आया या, 1 और 3। सबसे पहले क्या आया, कैपिटल टी, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी। फिर किसको मिलाना है, 14 को, 1, 4, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसके बाद में 23, 2 और 3, इसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर है 24, 2 और 4, इनको मिलाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए यहाँ पर जो ये है ना, इसको बोलेंगे जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी, जब जनक पीढ़ी में आपस में ये जो क्रॉस है इसका मतलब होता है संकरण। जब जनक पीढ़ी में आपस में संकरण करवाया जाता है तो हमें जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। F का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी। अब यहाँ पर संकर पूर्व संकरण है, वो कह रहा है कि F1 पीढ़ी का संकरण हमें दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराना पड़ता है। तो देखिए जो F1 पीढ़ी है उसके अंदर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये सम है या असम है, सॉरी सम है या विषम है, तो ये क्या है, विषम। दोनों जोड़े में तो विषम युग्मजी। अब देखिए इन दोनों में से जो प्रभावी होगा उसका नाम आएगा। कैसे, जो कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी, अपना प्रभाव दिखाएगा, और जो स्मॉल टी है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो कैपिटल टी है लंबा और जो स्मॉल टी है वो क्या है, बोना। तो इसके अंदर क्या आएगा कि ये क्या है, अशुद्ध लंबा। भाई शुद्ध अशुद्ध का पता कैसे चलेगा, अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, दोनों एक जैसे। जैसे मान लो गेहूं है, ठीक है, तो एकदम शुद्ध है, अगर उसके अंदर कंकर मिला दिए तो वो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध। और सिर्फ मेरे पास में कंकर है तो वो शुद्ध कंकर है। तो शुद्ध अशुद्ध का पता कैसे चलेगा, अगर इनके अंदर कोई मिलावट नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तब तो वो क्या होंगे, शुद्ध। और जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं है ना, अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे, अशुद्ध। तो मैंने भी यही लिखा, अशुद्ध है और क्या है, लंबा। ठीक है, अब देखिए संकर पूर्व संकरण के अंदर क्या होता है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे करवाएंगे, जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी में आप कुछ भी ले सकते हो, प्रभावी भी ले सकते हो और अप्रभावी भी ले सकते हो। तो सबसे पहले F1 पीढ़ी हमारे पास में आई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका संकरण करवाएंगे। जनक पीढ़ी में प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ में करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूं प्रभावी। अब एक मेथड तो वो था, अब दूसरा मेथड ये देखिए। सबसे पहले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में करवाओ, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में करवाओ, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इस स्मॉल टी का भी क्रॉस इन दोनों के साथ में करवाना हमें, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवाओ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। स्मॉल टी का क्रॉस इसके साथ में करवाओ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए हम प्रतिशत हमेशा कितने में से निकालते हैं, 100 में से। तो 1 2 3 4, या हमें 4 भागों में डिवाइड करना है। तो 100% को अगर 4 भागों में डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 25%।
तो एक को कितना मिलेगा 25, दूसरे को भी 25, तीसरे को 25 और चौथे को भी 25। तो यहाँ पर अगर इनका परसेंटेज पूछे कैपिटल टी का, तो देखिए 1 और 2, एक में 25% है, दूसरे में भी 25%, इनको जोड़ दो, कितने हो गए 50%। अब देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी कितने भाग में, एक और दो भाग में, दो भाग में होते हैं, तो 25 और 25 कितने हो गए 50, ये 50%। तो ये प्रतिशत निकालना होता है। अब इसके अंदर अनुपात भी आता है। अनुपात कैसे, अगर मैं आपको पूछ लूं इनका अनुपात क्या है, तो कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये भी 50% है और ये भी कितना है 50%, एक, और इसको भी काटा एक, ये इसका हो गया अनुपात। ठीक है। अब संकर पूर्व संकरण के भी दो प्रकार होते हैं, इसके टाइप होते हैं, दो टाइप। एक होता है जिसको बोलते हैं आउट क्रॉस और एक होता है जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। सही डाल दे। तो देखिए एक होता है आउट क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस। जो बैक क्रॉस है यानी संकर पूर्व संकरण, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। अब इसके अंदर क्या होता है, आउट क्रॉस में F1 पीढ़ी है, ठीक है, F1 पीढ़ी, उसका संकरण हमें करवाना है। अब हमें पता है कि इसके अंदर किसके साथ में संकरण करवाते हैं, जनक पीढ़ी के साथ में, जनक पीढ़ी के साथ में, जनक पीढ़ी के साथ में करवाते हैं। जनक पीढ़ी के अंदर एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। तो जो आउट क्रॉस होगा वो हमेशा प्रभावी के साथ में होगा, और टेस्ट क्रॉस है F1 पीढ़ी है, इसका संकरण किसके साथ में होगा, अप्रभावी के साथ में। अब आपको पता ही है प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं। जैसे F1 पीढ़ी के अंदर हमें ऐसे पादप प्राप्त हुए थे, इनका संकरण प्रभावी के साथ में, प्रभावी ये हैं, इनका क्रॉस कराना वही 1 2 3 4, इससे हम उसको कर सकते हैं। और F1 पीढ़ी के अंदर हमें क्या प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका संकरण करवाना है अप्रभावी यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ में। तो वही है, वापस वो सारणी बना के वैसा करना है। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंडल के वो 3 नियम। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। मेंडल के नियम, सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। देखिए जो प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वो क्या होंगे, प्रभावी, और जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वो क्या होंगे, अप्रभावी। तो ये मेंडल के प्रभाविता का नियम है। जैसे किसी एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे लंबापन और बोनापन है, इनके मध्य आपस में संकरण करवाया एग्जाम्पल है। अब इनका जब क्रॉस होगा तो क्या प्राप्त होंगे, यही। अब इसके अंदर हमें पता है जो कैपिटल है वो तो क्या होगा, प्रभावी, और जो स्मॉल है वो क्या होगा, अप्रभावी। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, देखिए जोड़े के अंदर है, विषम है, तो एक तो नाम हो गया विषम युग्मजी। अब देखिए ये प्रभावी है कैपिटल टी, अप्रभावी है स्मॉल टी, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, और ये तो कौन सा है, लंबा, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, इसलिए इसको कहेंगे अप्रभावी। और ये क्या हो गया, बोना, तो इसको कहेंगे लंबा। ये पादप कैसा प्राप्त होगा, लंबा होगा। अब ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो शुद्ध है, अगर दोनों अलग अलग हैं, इनके अंदर मिलावट हो गई, कैपिटल के अंदर स्मॉल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है वो इसी पर आधारित है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, बता पाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रभावी, और जो प्रकट नहीं करते हैं वो क्या होंगे, अप्रभावी। अब सेकंड नियम आता है इसके अंदर, पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियम के अंदर क्या होता है, हमें ये पता है कि जैसे कोई भी लक्षण के ये युग्म विकल्पी है, ठीक है, इनके हम क्या बनाएंगे, यहाँ युग्मक, युग्मक बनाएंगे, और ये दोनों युग्मक अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे और किसी नए लक्षण को निर्धारित करेंगे। जैसे पृथक्करण का नियम है, इसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके युग्मक बनाए, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाएंगे, इसलिए इसको कहेंगे पृथक्करण का नियम। और युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे,
दोनों अलग अलग रहेंगे, शुद्ध रूप से अलग अलग लक्षणों में चले जाएंगे, इसीलिए इसको कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक चीज और, जो प्रभाविता का नियम और जो दूसरा है पृथक्करण का नियम, ये मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण, ये इस पर आधारित है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा संकरण जिसके अंदर केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको कहेंगे एक लक्षण, एक संकर संकरण, जैसे पादप की ऊंचाई। दूसरा है इसके अंदर द्वि संकर संकरण। तो ऐसा संकरण जिसके अंदर द्वि का मतलब क्या होता है, दो, ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको कहेंगे द्विसंकर संकरण। तो जो पहला और दूसरा नियम था वो एक संकर संकरण पर आधारित था, और जो तीसरा नियम हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो द्विसंकर संकरण पर आधारित होगा। उसके अंदर हम दो लक्षण लेंगे। कैसे? जैसे एक लक्षण ले लिया हमने बीज की आकृति, और दूसरा लक्षण ले लिया हमने बीज का रंग। जो मैंने टेबल बनाई थी उसके अंदर ये लक्षण थे, बीज की आकृति। अब देखिए बीज की आकृति एक तो अगर गोलाकार होगी, गोल होगी तो वो क्या होगा, प्रभावी, और दूसरा है उसके अंदर झुर्रीदार, वो क्या होगा, अप्रभावी। बीज का रंग अगर पीला होगा तब तो वो प्रभावी होगा, और अगर हरा होगा तो वो क्या होगा, अप्रभावी। तो यहां पर कुछ सिंबल लिखता हूं, जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल आर। कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये क्या है, येलो, येलो मतलब पीला। कैपिटल आर, इसका मतलब होता है राउंड, यानी गोलाकार, गोलाकार। यहां पर मैंने लिख दिया स्मॉल वाई। अब ये पीला हो गया तो ये क्या हो गया, हरा। ये स्मॉल आर, स्मॉल आर यहाँ गोलाकार हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। तो अब हम जो पढ़ेंगे तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उनके मध्य आपस में संकरण करवाएंगे। कैसे, देखिए कैपिटल आर इनका संकलन कराएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर से। अब ये सिंबल जो मैंने बताए थे, जैसे कैपिटल वाई है तो ये क्या है, पीला, और ये क्या है, आर गोलाकार, तो ये क्या होंगे, पीले गोलाकार। और ये क्या हो जाएंगे, पीला हो गया इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा, हरा, और ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। जब इनके मध्य हम युग्मक लेंगे, जैसे इसके अंदर एक वाई और एक इसमें ले लिया आर, इसमें क्या ले लेंगे, एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर, ये चीज ये ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास में कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, इसके अंदर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। जब इनके मध्य संकरण करवाएंगे तो ये पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में आपस में संकरण करवाएंगे, इसके अंदर क्या होगा, स्वपरागण। स्वपरागण कैसे, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर इनका संकरण करवाएंगे इनके साथ में, तो यही 13, 14, 23 और 24 ये पीढ़ी प्राप्त होगी। इस पीढ़ी को कहेंगे F2 पीढ़ी। सबसे पहले जो दो लक्षण लिए थे, पीला और गोला, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर इनका संकरण करवाया हरे झुर्रीदार से स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ में। तो इसमें हमें युग्मक बनाने के बाद में ये चीज प्राप्त हुई थी, ये हो गई F1 पीढ़ी। जब इसी के मध्य क्या करवाएंगे, स्वपरागण, यानी आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो इसके बाद में हमें मिलेगी F2 पीढ़ी। अब इनका संकरण इन्हीं के साथ में वापस करवाएंगे। कैसे, देखिए देखिए हमें ये पीढ़ी प्राप्त हुई थी F2 पीढ़ी के अंदर, इन्हीं के मध्य आपस में हमने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। यहाँ पर मैंने दो निशान लिखे हैं, एक तो ये तीर का निशान है जैसे, ठीक है, इसको बोलेंगे नर भाग, और एक यहाँ पर ऐसा बनाया मैंने, ये है मादा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो निशान बनाए।
तो ऊपर वाली पीढ़ी हो गई नर पीढ़ी, ये वाली, और ये वाली हो गई मादा। इनके मध्य आपस में हमने क्या करवाया, स्वपरागण। देखिए सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर, इन्हीं का वापस हमने इनके साथ में संकरण करवाया। इसका संकरण इसके साथ में करवाओ। कैपिटल वाई ये रही, कैपिटल आर ये रही। अब हमें पता है कि कैपिटल वाई का मतलब होता है पीला और आर का मतलब होता है गोलाकार। ये नाम लिखने हमें। अब इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ऐसे हमें इन सब के साथ में क्रॉस करवाना है। एक का इन सब के साथ में, पहले का, फिर दूसरे का इन सब के साथ में, फिर तीसरे का इन सब के साथ में, और चौथे का भी इन सब के साथ में। नाम कैसे लिखने हैं वो बता देता हूँ। ये कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये क्या है, पीला। और यहाँ पर देखो कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, हमें तो प्रभावी लिखना है, और प्रभावी कौन सा है, गोलाकार। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये पीला है। कैपिटल आर है, इसका मतलब ये क्या है, गोल है। कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब ये क्या है, पीला, और कैपिटल आर गया, इसका मतलब ये क्या है, गोल। ऐसे नाम लिखना है। ये भी क्या हो जाएगा, पीला और गोल, ये पीला। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल आर आ गया। ठीक है, इसमें स्मॉल आर का मतलब क्या था कि अगर कैपिटल आर होगा तब तो वो क्या होगा, गोल, और स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, झुर्रीदार। तो इसमें क्या आ गया, ये झुर्रीदार। कैपिटल वाई है पीला, कैपिटल आर आ गया मतलब गोल, कैपिटल वाई पीला, स्मॉल आ गया, इसका मतलब झुर्रीदार। कैपिटल वाई है, इसका मतलब पीला, कैपिटल आर आ गया, इसका मतलब गोल, कैपिटल वाई है, इसका मतलब पीला, कैपिटल आर आ गया, इसका मतलब गोल। अब दोनों स्मॉल आ गए। अब जब कैपिटल आएगा तो पीला होगा और स्मॉल आएंगे तो क्या हो जाएंगे, हरा, और ये क्या आ गया, गोल। दोनों स्मॉल है तो हरा, और यहाँ पर गोल। कैपिटल है, इसका मतलब पीला, यहाँ पर भी कैपिटल है, इसका मतलब ये गोल। कैपिटल है, इसका मतलब पीला, और स्मॉल आगे देखिए, स्मॉल आएगा तो क्या करेंगे, झुर्रीदार। दोनों स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या हो गए, हरे, और कैपिटल आर है, इसका मतलब ये हो गया गोल। अब देखिए दोनों स्मॉल है इसके अंदर, तो ये अगर कैपिटल होता तो पीला होता, स्मॉल है इसलिए हरा, और यहाँ पर स्मॉल है, अगर कैपिटल होता तो क्या लिखते हैं, गोल, और ये क्या हो गया, झुर्रीदार। तो इसका मैं आपको लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप बताता हूँ। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि F2 जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है उसका लक्षण प्ररूप बताइए और जीन प्ररूप बताइए। तो आप इसको देख के आराम से बता सकते हो। मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, ये आप सारणी से देख के भी बना सकते हो। सबसे पहले लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप होगा इसका 9:3:3:1। इसका मतलब जो हमें 9 प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, गोल और पीले। जो 3 है वो कैसे प्राप्त होंगे, पीले और झुर्रीदार। और जो 3 प्राप्त है वो कैसे प्राप्त होंगे, हरे और झुर्रीदार। और जो 1 प्राप्त होगा वो क्या होगा, सॉरी, जो 3 होंगे वो पीले और हरे, और जो 1 प्राप्त होगा वो क्या होगा, हरे और झुर्रीदार। अब इसका लक्षण प्रारूप हो गया। अब इसका जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, 121:412 अनुपात 122:412:121, यानी 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो ये हो गया इसका लक्षण प्रारूप और ये हो गया इसका जीन प्रारूप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।